नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 10वीं की वर्कशीट नंबर 35 को डिस्कस करने वाले हैं। ये 23 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और एक कविता आज हम पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। तो ये जो कविता है ये कहती है कुछ इस प्रकार है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही हो, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो ये जो कविता अगर आप पढ़ेंगे तो कविता जो है वो श्रृंगार रस की कविता है। ये एक तरीके से तारीफ कर रही है एक ऋतु की, वसंत ऋतु के बारे में बात करी जा रही है। भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो भावार्थ में वो क्या कहता है? भावार्थ में वो कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु का वर्णन किया है और बहुत ही खूबसूरती से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह फागुन में समा नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है। फागुन की माह में बेटा क्या होता है कि सारे पेड़ पौधे में पुष्प खिल जाते हैं, चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं, खुशबू ही खुशबू होती है। तो इस समय ऐसा लगता है कि पृथ्वी फिर से सजने लगी है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों, नई कोमल पत्तियों व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और वातावरण को महका रहा हो। कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम मतलब फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि बसंत ऋतु को उस सुंदरता पर कवि जो है वो बसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूं पर मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। यहाँ फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाले सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। तो बेटा मानवीकरण का मतलब क्या होता है? जब हम कविता में जो चीज़ें जीवित नहीं हैं, अजीवित चीज़ों को जीवित चीज़ों की तरह समझना स्टार्ट कर दें। जैसे हम कहते हैं कि ऋतु उड़ने को तैयार है, तो ऋतु मतलब ऋतु तो बेटा मौसम है, मौसम तो उड़ नहीं सकता। पर अगर हम उसके बारे में कह रहे हैं कि वो उड़ने को तैयार है तो हमने उसका मानवीकरण कर दिया है। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं रही है। समझ रहे हैं? तो इतनी बिखरी पड़ी है, यहाँ पे भी मानवीकरण है। शब्दार्थ कुछ कॉमन शब्द जो इसमें थे वो थे अट। अट का मतलब होता है समाना, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभा श्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, और पट पट का मतलब होता है जहाँ समा नहीं पाता है। तो चलिए हमने भाव तो पढ़ लिया कविता का। अब एक बार कविता के जो प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो प्रश्नों को यहाँ मैंने सॉल्व कर रखा है। पहला प्रश्न है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो कवि फागुन की सुंदरता पर मोहित है और चारों तरफ बसंत ऋतु की इतनी अद्भुत सुंदरता है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। दूसरा प्रश्न था कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो उत्तर है कि फागुन में सभी पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है। तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है, वह क्यों? सोच कर बताइए। तो बेटा मुझे प्रकृति की सौंदर्य की दृष्टि से बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि इस वक्त सभी पेड़ पौधों में नए नए पत्ते निकलते हैं, चारों ओर हरा भरा रंग बिरंगा दृश्य होता है,
तो बेटा जब फूल खिले होते हैं, आपके आसपास अच्छी खुशबू आती है, अच्छी हवा चल रही होती है, मौसम ऐसा होता है कि ना गर्मी है ना सर्दी है, तो सबको वही मौसम पसंद आएगा, तो जाहिर सी बात है मुझको भी वही मौसम अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न बहुत बड़ा था कि जब प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियाँ मुस्काई, इस उदाहरण में हंसना और मुस्काना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों व कलियों के प्रयोग से किया गया। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण लिखिए। तो हमने 3 लिख दिए। पहला है कहीं सांस लेते हो, दूसरा उड़ते को नभ में तुम पर कर देते हो। तो ये दोनों ही 2 ही हैं, उड़ते को नभ में तुम पर कर देते हो। ये जो है ये आपका मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण हैं। तो कर लेंगे आप सभी आंसर्स को नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, उनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। ये मूलतः गड़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई। गतिविधि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और इनकी विभिन्न रचनाओं का नाम भी लिखिए। आप इस कार्य में विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हो, तो बेटा कुछ तो आप यहीं से ले लीजिए इनके बारे में जो लिखा है। बाकी हमने लिख दिया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने गए हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे, किंतु उनकी ख्याति विशेषकर से कविता के कारण ही है। कौन कौन से काव्य ग्रंथ लिखे हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, नए पत्ते, आराधना। कुछ लंबी कविताएं भी लिखी हैं, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि। और गद्य जो लिखे हैं उनकी वो है चातुरी चमार, प्रभावती। तो और भी आप चाहें तो और भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे निकाल सकते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, आपको सब पता है। हम बच्चों आपसे कल मिलेंगे अब कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।